आप सबका स्वागत करता हूं बच्चों आपके अपने चैनल फिजिक्स विद अंकुर सर पे। मैंने फिजिक्स की स्ट्रैटेजी डाली। सबसे पहले नीट 2026 6 मंथ्स रोड मैप, उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री, उसके बाद फिजिक्स की पिरामिड स्ट्रैटेजी, उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे पढ़ना है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के शॉर्ट नोट्स कैसे बना के हम कैसे रिवाइज कर सकते हैं चैप्टर को, आधे घंटे की वीडियो में समझाया और आधे घंटे में ऑलमोस्ट डी ब्लॉक एलिमेंट कवर किया। अब वीडियो लेके आया हूं आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ऑर्गेनाइज तरीके से कैसे पढ़ा जाए, किन टॉपिक्स पे एम्फेसिस देना है, किस टॉपिक पे एम्फेसिस नहीं देना है, कौन से चैप्टर्स कौन से टॉपिक्स हम आउट ऑफ एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ लें और कौन से टॉपिक्स एनसीईआरटी के बाहर बिल्कुल भी नहीं करने। डूज एंड डोंट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए। चलिए, तो सबसे पहले तो देखिए, जो यहाँ पर सबसे पहले जो हम बोर्ड पे हमेशा लिखते हैं एक जो फैक्ट बेस्ड कहानी है कि भाई कितने क्वेश्चन हर साल किस चैप्टर से आए हैं ऑन एन एवरेज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ठीक है, तो ये आपने देखा कि नीट 2025 को मैंने अलग से हाईलाइट कर दिया यहाँ पर, है ना बच्चों। ये नीट 2025 में आपके जो सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स है, जो जिसे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, जो काफ़ी पहाड़ जैसा चैप्टर है जिसके अंदर पूरा ढेर सारा नॉमेनक्लेचर है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, सारे इफेक्ट्स हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म है और कुछ प्योरिफिकेशन की टेक्निक्स वगैरह भी हैं। उससे 2 क्वेश्चन आए हैं, हेलोएल्केन से 1, अल्कोहल फिनॉल ईथर 1। तो इसका मतलब ये समझ आता है कि एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अमाइंस एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हाइड्रोकार्बन इंपॉर्टेंट है, इवन बायोमोलिक्यूल्स जो काफ़ी ईजियर साइड पे है वो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आइडियली बायोमोलिक्यूल को तो आप जनरल केमिस्ट्री का चैप्टर भी बोल सकते हैं ऑर्गेनिक के अंदर, क्योंकि ग्लूकोज फ्रक्टोज वगैरह के डाइसैकेराइड्स के स्ट्रक्चर हैं, इसलिए इसे ऑर्गेनिक में ही डिस्कस कर लेते हैं। वैसे जनरल चैप्टर ये है, ठीक है। और ये नीट 2019 से 2023 तक के 5 साल के एनालिसिस अगर देखा जाए तो टोटल 9 क्वेश्चन आए हुए हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, डिवाइडेड बाय 5 मैंने एवरेज देखा तो एवरेज 2 क्वेश्चन, ये 1 से 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन। एल्डिहाइड कीटोन्स काफी इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन काफी बड़ी बात हो जाती है बच्चों। 18 नंबर तक का चैप्टर हो जाता है, 18 नहीं 16 से 20 मतलब 12 से 16 नंबर का। उसके बाद 2 क्वेश्चन यहाँ आ गए अमाइंस के, 2 से 3 क्वेश्चन हाइड्रोकार्बन के और 2 क्वेश्चन का एवरेज तो इजीली बायोमोलिक्यूल्स में भी जा रहा है। तो बायोमोलिक्यूल्स काफी इजियर साइड पे आपको अच्छे से कर लेना चाहिए। केमिस्ट्री के अंदर बायोमोलिक्यूल्स है, बायो में भी आप बायोमोलिक्यूल्स करते हैं, थोड़ा सा अलग है, वहाँ कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा है, वहाँ कार्बोहाइड्रेट्स ऑलमोस्ट नहीं है। एनीवेज, अब बात करते हैं बच्चों के किसी भी चैप्टर में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के किसी भी चैप्टर में जनरली कितने टॉपिक्स होते हैं और हमें उनको कैसे डील करना चाहिए। ठीक है, चलिए। देखिए, अब बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बेसिकली अगर हम सबसे पहला चैप्टर पकड़ते हैं जीओसी, ठीक है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बच्चों जीओसी के अंदर एक टॉपिक है आपका क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। उसमें 99.9% क्वेश्चन आता ही आता है। लैसिग्नेस टेस्ट जो है वो बहुत बार देख लिया मैंने नीट एग्जाम के अंदर, चल्डाल्स मेथड, ड्यूमास मेथड, ठीक है, कैरियर्स मेथड और बहुत सारे क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव वाले पार्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट। उसमें क्वालिटेटिव और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक क्वेश्चन हम यहां से बहुत आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है यहां पर, और एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट सर्टेन होता है। ठीक है, आइसोमेरिज्म आप ठीक ठाक पढ़ लीजिए। इस चैप्टर के अंदर जो आइसोमेरिज्म वाला पार्ट है ठीक ठाक पढ़ लीजिए। 50 क्वेश्चन नीट और जेईई मेंस के पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक ठाक पढ़ने का मतलब है आप आइसोमेरिज्म वाले पार्ट के लिए कोई 1 शॉट वीडियो उठा लीजिए 3-4 घंटे तक की। 3 घंटे 4 घंटे भी सफिशिएंट होते हैं भाई इस चैप्टर के लिए, इस टॉपिक के लिए, आइसोमेरिज्म के लिए, है ना। और उसके बाद आप 50 क्वेश्चन नीट और जेईई मेंस के पीवाईक्यू उठा के कर लीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कोई ऐसा कंपाउंड नहीं जैसा जिसमें जबरदस्त परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लग के 45 आइसोमर बन रहे हो। उन्हें भी पता है कि एक टाइम लिमिट के अंदर बच्चे को करना होता है। आई डोंट नो किस बड़े प्लेटफॉर्म पे 37 घंटे आइसोमेरिज्म पढ़ाया गया। एक बच्चे ने मुझे बोला, तब से तो मुझे लगा भैया ये तो 37 घंटे के आइसोमेरिज्म का मतलब होगा पूरा जीओसी चैप्टर 100 घंटे बैठेगा, है ना। तो एनीवेज, तो आपको 35 घंटे वाला लेक्चर तो बिल्कुल भी नहीं करना है, राइट। चलिए, अब मैं क्या कह रहा था आपसे, अब मैं आपसे ये कह रहा था कि मुद्दा ये है कि इसके बाद टॉपिक आ जाता है हमारा नॉमेनक्लेचर, राइट। इसके बाद हमारा टॉपिक आ जाता है नॉमेनक्लेचर। थोड़े बोर्ड में गड़बड़ हो गई है, सर्कल सर्कल बन गए हैं, एनीवेज कैसे हो गया पता नहीं।
कोई बात नहीं। नॉमेनक्लेचर वाले पार्ट में ना आप याद रखिए कि हाइड्रो, इस चैप्टर के अंदर एल्केन वाला पार्ट, एल्कीन वाला, एल्काइन वाला, 2 बार एल्काइन लिख दिया मैंने, एल्कीन वाला पार्ट है ना, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, ये 5 चीजों पे आप यहां फोकस कर लीजिए नॉमेनक्लेचर में, ठीक है। आप ये 5 चीजों पे नॉमेनक्लेचर में यहां फोकस कर लीजिए, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ठीक है, और एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक, है ना। उसके बाद जो फंक्शनल ग्रुप्स आएंगे ना, वो बेसिक आप कर लीजिए कि भाई क्या प्रायोरिटी ऑर्डर है, क्या प्रीफिक्स, क्या सफिक्स, क्या टेबल, दैट्स इट, ठीक है। बहुत ज्यादा नॉमेनक्लेचर आपको यहां फंक्शनल ग्रुप का करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी कवर हो जाएगा क्लास 12 के अंदर। जब हेलो एल्केन्स आएगा तो अब हेलो एल्केन, हेलो एरीन की में नॉमेनक्लेचर अलग से करेंगे। दारू वाला चैप्टर आएगा एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, तो वहां पर एल्कोहल्स की, ईथर की आप अपने आप नॉमेनक्लेचर करेंगे। एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड में फिर से नॉमेनक्लेचर आएगा। अमाइंस के अंदर अमाइंस का नॉमेनक्लेचर अलग से आएगा। तो वहां फंक्शनल ग्रुप, मोनो फंक्शनल ग्रुप अपने आप कवर अप हो जाते हैं। यहां आप एक बार पॉली फंक्शनल ग्रुप कर लीजिएगा प्रायोरिटी ऑर्डर के साथ, बट आपको यह पता होना चाहिए कि भाई COH की अगर हाईएस्ट प्रायोरिटी है तो COH की हाईएस्ट प्रायोरिटी है, ओइक एसिड लगाना, क्या सफिक्स, क्या प्रीफिक्स, अभी हम ऑर्गेनिक डिस्कस नहीं करते यहां पर। तो आपको इतना पता होना चाहिए, बेसिक आइडिया होना चाहिए। एल्केन्स में, एल्कीन्स में, एल्काइंस में एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक का नॉमेनक्लेचर यहां कर लीजिएगा, क्योंकि एलिसाइक्लिक आगे जाके कहीं बहुत रेयरली यूज हो रहा है, या फिर एल्डिहाइड के अंदर वो कार्बोएल्डिहाइड फॉर्म में दे देंगे तो दे देंगे, है ना, यहां आप कर लीजिएगा। एक्चुअल जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है, एक्चुअल जो पढ़ना है, जिसे बोला जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, GOC, ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। ये सुपर 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 इंपॉर्टेंट चीज है। इसके लिए आपको अपना टाइम देना पड़ेगा। एक्चुअल जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, E+E -E, कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी, हाइपर कॉन्जुगेशन, टॉटोमेरिज्म, सारे रिएक्शन मैकेनिज्म, है ना, सारे रिएक्शन मैकेनिज्म ये आपको पता होना चाहिए। रिएक्शन मैकेनिज्म का मतलब भी समझिए। रिएक्शन मैकेनिज्म याद रखिए कि देखिए, जो बड़े लोग हैं ना, बड़े लोग का मतलब है कि एक बहुत बड़े कोटा के इंस्टीट्यूट में एक बड़े चैंपियन आदमी, चैंपियन टीचर 20 साल से 4 ऑर्गेनिक के चैप्टर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, 20 साल से वही 4 या 5 ऑर्गेनिक के चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो ऑर्गेनिक के पंडित हो चुके हैं, है ना। अब ऑर्गेनिक के पंडित जी का क्या है कि जब भी वो एक रिएक्शन लिखेंगे, सिंपल रिएक्शन, उसमें भी बॉन्ड टूटते हुए, मैकेनिज्म होते हुए दिखेगा ही दिखेगा। मतलब वो सीधा सीधा मार्कोवनिकोव रूल की भी स्टेटमेंट नहीं लिखवाएंगे कि भाई निगेटिव पार्ट एडेंडम का उस कारण पे जाएगा जिसपे कम हाइड्रोजन, वो नहीं लिखवाएंगे। उसमें वो हर बार उसमें वो मैकेनिज्म करके हर बार उसमें कार्बोकेटाइन बना के दिखाएंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। बट जेई के लिए अच्छी बात है, जेई एडवांस के लिए अच्छी बात है, इवन चलिए जेई मेंस में भी ऑर्गेनिक ठीक ठाक आ जाती है कई बार, उसके लिए अच्छी बात है। बट नीट के लिए मैंने हमेशा देखा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मोर और लेस 90% पार्ट एनसीईआरटी ही रहा, है ना। रिएक्शन मैकेनिज्म का क्या मतलब है, देखिए मेरी बात समझिए। पूरी एनसीईआरटी में आप देखिएगा हेलो एल्केन, हेलो एरीन में रुक जाइए, अगर आप वहां से उठाते हैं हाइड्रोकार्बन से ना, तो हाइड्रोकार्बन्स में कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस है, एक कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस है ना, इसका मैकेनिज्म है पूरा कि आर कैसे बनता है, एनोड कैथोड पे क्या होता है, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस है, ठीक है। उसके बाद आपका मार्कोवनिकोव रूल है, उसका मैकेनिज्म है। उसके बाद खराश इफेक्ट, एंटी मार्कोवनिकोव रूल का मैकेनिज्म है ना। उसके बाद आपका इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म है, ठीक है। 11th क्लास में तो यही लगभग मैकेनिज्म्स हैं, और 12th क्लास में आप करते हो तो हेलो एल्केन, हेलो एरीन में SN1 SN2 आता है। एल्कोहल्स में एल्कोहल टू एल्कीन और वाइस वर्सा, एल्कीन टू एल्कोहल, एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन टू एल्कोहल। एक मैकेनिज्म है आपका एल्कोहल से ईथर, और एक ईथर विद HI, ईथर का रिएक्शन वो आपको सिंपल ही पता होता है। ईथर विद HI में मैकेनिज्म के बिना भी आपको पता होता है कि अगर आप अनसिमेट्रिकल ईथर को तोड़ रहे हैं HI के साथ, तो आयोडीन स्मॉलर अल्काइल ग्रुप के साथ जाएगा, अगर दोनों अल्काइल ग्रुप प्राइमरी है सेकेंडरी, और अगर टर्शरी है तो SN1 के साथ होता है, और आयोडीन फिर टर्शरी के साथ जाता है। या फिर आपको देखना है कि ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है तो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन के साथ आयोडीन जाता है ना। ये हो गया आपका। उसके बाद आप देखिए, अगर ये अल्कोहल फिनॉल ईथर हो गया, है ना। एल्डिहाइड कीटोन्स में आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में कोई खासा जरूरत पड़ती नहीं है। एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स में आपका एस्टेरिफिकेशन आ जाता है, एस्टेरिफिकेशन है, ज्यादा से ज्यादा करना है। आप एल्डोल वेल्डोल भी देख लीजिए क्या मैकेनिज्म होता है। बाकी मैंने ना ये वो मैकेनिज्म है जो एक्चुअली में एनसीईआरटी के अंदर है, आप समझ रहे हैं। हर रिएक्शन के पीछे का मैकेनिज्म अभी के लिए करना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इतनी डिटेल में पढ़ना, मेरे को नहीं लगता कि नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपको पढ़ना है तो आप डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल जो है,
ये अल्कोहल टू एल्कीन है वो अच्छे से पढ़ लीजिए कि उसमें कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है। जब कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है तो फिर आपको इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी चेक करनी। आया भी हुआ है नीट में क्वेश्चन, शायद 24 में आया है ना, जिसमें NO2 लगा रखा था एक में, बाकी सब में अल्काइल ग्रुप लगा रखे थे। तो NO2 वाला जो है वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा नहीं घटाएगा, है ना। तो इस टाइप की चीजें, ये वाले जो मैकेनिज्म एनसीईआरटी के हैं आप उन पे बहुत ज्यादा फोकस कर सकते हैं। हर रिएक्शन के पीछे का मैकेनिज्म अगर आप करने बैठेंगे तो फिर तो हो गया। दूसरा मैं ये बता रहा था कि जो ये इफेक्ट्स हैं, ये जो इफेक्ट्स हैं ना बच्चों जीओसी में, ये इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रिएक्शन मैकेनिज्म, भाई कुछ इंपॉर्टेंट बात है कि भाई अगर आपको कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखनी है तो उसके लिए प्लस आई इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। एल्कीन्स की स्टेबिलिटी देखनी है, एल्कीन्स के लिए कुछ चेक करना है तो आप हाइपर कॉन्जुगेशन का इस्तेमाल करते हैं। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप्स अटैच टू बेंजीन रिंग के लिए प्लस आर माइनस आर इफेक्ट देखते हैं। बारीकियां, हेलोजेंस ओपी डायरेक्टिंग होते हैं बट डीएक्टिवेटिंग होते हैं उन, है ना। तो ये जो चीजें ना, ये जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, कॉन्सेप्चुअल पार्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये पूरी केमिस्ट्री ऑर्गेनिक में साथ चलेगा। आपको इसके डिटेल्ड लेक्चर्स हैं, आप जिस भी टीचर को प्रेफर करते हैं, बहुत बढ़िया टीचर्स हैं यूट्यूब पे। अब जो सारे ही टीचर लाजवाब है, मुझे तो कोई भी ऐसा नहीं लगता खराब है, बट बस थोड़ा सा ये लगता है कि 40-40 घंटे अगर जो लेक्चर पढ़ाए जाते हैं उसको बच्चा कैसे ग्रास्प करके करेगा, वो शायद मुझे लगता है कि वो अपना काम कर रहे हैं कि जिससे कि अगली बार कोर्स बेचने में बताया जा सके, देखो मैंने वो ये करा रखा था क्वेश्चन। किसी को नहीं पता कि वो एक चैप्टर 80 घंटे, 60 घंटे, 40 घंटे पढ़ाया गया था। लोगों को ये तो लगेगा हाँ इनका कराया हुआ क्वेश्चन आया। भाई 10th क्लास तक सबके नंबर क्यों आ जाते हैं? क्योंकि 10th क्लास तक सिलेबस बहुत कम होता है। एक बुक आती है, एक ही रिफ्रेशर आती है, वो बुक कर लेते हैं बच्चे, एक 10 ईयर लगा लेते हैं, सब कुछ ही हो जाता है उसमें कवर, सारा पेपर ही उससे आ जाता है। अब एंट्रेंस 11 12th के बोर्ड तक भी थोड़ा सा ठीक रहता है। अब थोड़ा दिक्कत होने लगी जब से MCQs आने लगे। नीट और जेई वगैरह में दिक्कत क्यों आती है? बच्चों को सिलेबस बहुत वास्ट होता है, कितना करें कितना ना करें, इतना क्वेश्चन तो कोई कर ही नहीं सकता कि सारे देखे हुए आ जाएं। तो कुछ टीचर्स यही कोशिश करते हैं कि भाई सब कुछ पढ़ा दूं, बच्चा पढ़ पाए ना पढ़ पाए उसकी गलती, मैंने पढ़ा दिया, मैंने अपना काम कर दिया, काम खत्म हो गया। एनीवेज, इसके लिए आपको डिटेल लेक्चर्स करने हैं। ये 20 घंटे के हैं या 30 घंटे के हैं इस वाले पार्ट के लिए। देखिए समझिएगा, आइसोमेरिज्म आप वन शॉट से कर लीजिए, कोई आइसोमेरिज्म में बहुत टॉप क्वेश्चन नहीं आना, और आएगा तो आप जेई मेन और नीट के PYQ कर लीजिएगा। 50 से ज्यादा क्वेश्चन मिलने के नहीं, एक बार में एक से ज्यादा क्वेश्चन तो आया नहीं होगा, वहीं कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा किस लेवल का आया हुआ है। दैट्स इट। ये नॉमेनक्लेचर वाला पार्ट उतना मुश्किल नहीं है, ये आपको एवरेज लेवल तक ही करना है अभी के लिए। आप हर चैप्टर में क्लास 12th में जब पहुंचेंगे तो एनसीईआरटी के और एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा, उसमें अपने आप ही नॉमेनक्लेचर कवर हो जाएगा, है ना। जो क्लास 12th के चैप्टर्स हैं, ध्यान से सुन लीजिए मेरी बातों को, क्लास 12th के चैप्टर्स हैं उसमें एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चंस कर लीजिएगा, आपका सब कुछ कवर अप हो जाएगा, सब कुछ, है ना। इसके लिए आपको डिटेल लेक्चर्स करने हैं, 300 क्वेश्चंस करने हैं, और जेई मेन और नीट के सारे PYQs करने हैं। किसके लिए? बस इस वाले चैप्टर के इस पार्ट के लिए, एक्चुअल जीओसी वाला पार्ट है ना। जैसे कि भैया आपको बोल देंगे ईज ऑफ डिहाइड्रेशन बताइए अल्कोहल का, कौन सा अल्कोहल का डिहाइड्रेशन जल्दी होगा। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पूछ लेंगे किसी अल्कीन का, किसका ज्यादा किसका कम होगा। कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर लगाइए, कार्बन आयन का स्टेबिलिटी ऑर्डर लगाइए। रिएक्शन ऑफ ईथर या कोई भी किसी भी चीज का आपको पूछ लेंगे, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बता दीजिए एल्डिहाइड कीटोन में, है ना। कोई हेलो एल्केन में रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पूछ लेंगे, तो किसका कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन कौन सा, जैसे एल्कीन्स का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, एरोमेटिक कंपाउंड का इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। तो एक टेबल बना के प्यारी सी कि एरोमेटिक कंपाउंड्स का इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो उनका कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, वो रिएक्शन दिखाना उनका धर्म है, धर्म। अब कौन से ग्रुप्स उसकी रिएक्टिविटी को बढ़ाएंगे, कौन से ग्रुप्स उसकी रिएक्टिविटी को घटाएंगे, कौन सा ग्रुप लगाने पे कौन सा ग्रुप ओपी डायरेक्टिंग है। अगर की एटम जो बेंजीन रिंग से जुड़ा है उस पे लोन पेयर है तो वो ओपी डायरेक्टिंग होगा, और अगर की एटम जो बेंजीन रिंग से जुड़ा है, जैसे कि NO2 में नाइट्रोजन की एटम होगा, वो अगर अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मल्टीपल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा है तो वो माइनस आर इफेक्ट दिखाता है, और ऐसे केस में वो मेटा डायरेक्टिंग होता है। ये सब चीजें बेसिक्स है, ये बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। इस वाले पार्ट को ज्यादा फोकस ना करके, ऑब्वियसली क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव पे तो ट्रेंड के हिसाब से क्वेश्चन आ ही रहा है, इस वाले पार्ट पे बहुत फोकस कर रहा है। आपको हर चैप्टर में आपको बेहद 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 और बेहद मदद मिलने वाली है। आइए और कहानी समझते हैं। आपको एक चैप्टर का एग्जांपल लेके समझते हैं कि हम और क्या सीख सकते हैं। देखिए हर चैप्टर में ना, मेरी बात को ध्यान से समझिए, मैंने हेलो एल्केन और हेलो एरीन का एग्जांपल लिया है बच्चों, है ना। मैंने हेलो एल्केन हेलो एरीन्स का एग्जांपल लिया, ठीक है। तो आपको हर चैप्टर के अंदर कुछ बेसिक सेगमेंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। एक तो ऑर्डर में चलता है, हेलो एल्केन नॉमेनक्लेचर,
मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, हेलोएरीन्स, नॉमेनक्लेचर, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, फिर अंत में यूजेस वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको हर चैप्टर के अंदर नॉमेनक्लेचर मिलेगा, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन मिलेगा, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, रीजनिंग क्वेश्चंस। देखिए रीजनिंग क्वेश्चंस क्या होते हैं। रीजनिंग क्वेश्चंस स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में आ सकते हैं, जैसे कि भाई हेलो एल्केन KCN के साथ साइनाइड देता है, AgCN के साथ NC आइसोसाइनाइड देता है, तो उसके पीछे का रीजन क्या है, लॉजिक क्या है। असर्शन में दे दिया कुछ ये लिख के, रीजन में कुछ और पूछ लिया, है ना, कि AgNO2 के साथ NO2 दे रहा है और KNO2 के साथ ONO दे रहा है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल, विलियमसन सिंथेसिस के अंदर एल्काइल हैलाइड मस्ट बी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एल्काइल हैलाइड होने पे एलिमिनेशन हो जाता है ना। तो अगर आपको विलियमसन सिंथेसिस से कोई भी ईथर प्रिपेयर करना है तो उसमें याद रखना पड़ेगा एल्काइल हैलाइड प्राइमरी होनी चाहिए और हेलोएरीन भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि CCl बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। इसे बोलते हैं रीजनिंग क्वेश्चंस। और ये सबसे इंपॉर्टेंट किस चैप्टर के हैं, रीजनिंग क्वेश्चंस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन मेरे पास कुछ 100-120 विद सॉल्यूशन टाइप्ड भी हैं। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, फिजिक्स विद अंकुर सर। उसमें मैं फ्री में जो है टाइप्ड सॉल्यूशंस हैं, रीजनिंग क्वेश्चंस जो होते हैं वो प्रोवाइड कर दूंगा। इसमें AR टाइप के क्वेश्चंस में आपको हेल्प मिल जाएगी, क्या होने पे क्या तमाशा होता है, क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा नहीं होता है, कि सेमी कार्बाजाइड में दो NH2 ग्रुप है लेकिन सेमी कार्बाजोन की फॉर्मेशन में एक ही काम करता है, ऐसा क्यों है भाई, है ना। हेलो एल्केन ऑल्दो पोलर आर इमिसिबल इन वाटर, है ना। इसके बाद आपके आगे आ जाता है एल्डिहाइड कीटोन्स की रिएक्टिविटी आ जाती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के प्रति। कार्बोक्सिलिक एसिड्स में एसिडिक स्ट्रेंथ पे कौन से ग्रुप्स अफेक्ट करते हैं, कौन से ग्रुप से बढ़ती है, कौन से घटती है, क्यों बढ़ती है, क्यों घटती है ना। अमाइंस सुपर इंपॉर्टेंट, जो मैं बता रहा था आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं अमाइंस के। अमाइंस के अंदर आप देखेंगे ना थ्योरेटिकल रीजनिंग क्वेश्चंस भी होते हैं कि मैं मीथेन अमाइन को FeCl3 के साथ रिएक्ट किया तो ऐसा क्या हुआ, वैसा क्या हुआ। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे NCERT में बहुत सारे। और अमाइंस के अंदर ना एक एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ में लगाने वाले क्वेश्चंस है। एसिडिक स्ट्रेंथ तो नहीं, बेसिक स्ट्रेंथ ही मान लीजिए, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस, है ना, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस। उसमें भी बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस में आप जानते हैं ना, गैस फेज में सिर्फ प्लस आई इफेक्ट काम करता है, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर प्लस आई और सॉल्वेशन दोनों देखना है आपको। तो ये वाले जो क्वेश्चन है ये सुपर इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आएगा। इवन CBSE बोर्ड्स में भी हमेशा बोलता हूं बच्चों को कि अरेंज करने वाले क्वेश्चन, एज बेसिक स्ट्रेंथ में अरेंज करने वाले क्वेश्चन अमाइंस के सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है और NCERT में भर भर के क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये सारे मैंने आपको बताया हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन, SN1 SN2 से रिलेटेड क्वेश्चन, कौन सा SN1 के प्रति रिएक्टिविटी ज़्यादा शो करेगा, वहाँ कार्बोकैटायन बनता है, कौन सा SN2 के प्रति रिएक्टिविटी शो करेगा। ये सब आपको अच्छे से मैकेनिज्म याद होने चाहिए, मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस होते हैं। हर रिएक्शन के पीछे का मैकेनिज्म नहीं, बट जो NCERT में मैकेनिज्म प्रॉपरली मेंशन्ड है वो अच्छे से करने हैं, ठीक है। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज में आप एक ना टेबल बना सकते हैं, जैसे कि अगर हेलो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टी की बात होती है तो उसमें क्या आता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसके बाद आपका आ जाता है ये एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन अल्कोहलिक KOH वाला, उसके बाद क्या आ जाता है आपका, ये आपको याद होना चाहिए, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं आपको बच्चों। ऑर्गेनिक के जिस टीचर से पढ़ा डिटेल नोट्स बनाए, पहला ऑर्गेनिक के डिटेल्ड नोट्स आपने बनाए, डिटेल्ड नोट्स के बाद आपने खुद के बनाए शॉर्ट नोट्स। जैसे मैंने बताया आपको शॉर्ट नोट्स के आपने लिख दिया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आप लिख लीजिए हेलो एल्केन एक्वस KOH के साथ है ना, KCN के साथ AgCN के साथ, KNO2 के साथ, AgNO2 के साथ, फिर विलियमसन सिंथेसिस है ना। ये 6-7 रिएक्शंस हो गए आपके, है ना। उसके बाद एलिमिनेशन, उसके बाद रिएक्शन विद मेटल्स में दो ही चीजें हैं, एक ग्रिग्नार्ड बनता है ना, और एक वुड्स रिएक्शन होता है, ठीक है बच्चों। ये केमिकल प्रॉपर्टी में आपको इतनी सी लिख लेना है। बेसिक बात ये है, शॉर्ट नोट्स पूरे चैप्टर के 4 पेज के बन जाने चाहिए, 4 पेज 5 पेज में शॉर्ट नोट्स बना लेने, जिससे कि आपको एक बार को हेलो एल्केन याद करने में कभी किसी को कष्ट नहीं होता। एक बार दारू एल्कोहल फिनॉल ईथर वाला चैप्टर भी याद करने में किसी को कभी कष्ट नहीं होता। मैं बता रहा हूं अपना भी केस कि एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड आते हैं, सब मिक्स हो जाता है, कुछ याद नहीं रहता। तो तरीका क्या है, डिटेल नोट्स के साथ साथ 4 पेज 5 पेज 6 पेज से ज्यादा नहीं शॉर्ट नोट्स बनाए। उसमें जरूरी नहीं है आप रिएक्शन लिखे, आप उसमें वो शब्द लिख ले जिससे आप जो आपको रिकॉल करा दे, रहे हाँ यही तो होता था, जो आपको रिकॉल करा दे सब कुछ, है ना। उसके बाद आप ये याद रखिए कि ऑर्गेनिक में NCERT के ही रिएक्शंस करने हैं, NCERT रिएक्शंस ओनली। कोई होंगे
निकल आएंगे। मतलब ऐसे बड़े बड़े टीचर्स हैं भाई दुनिया में, आपको पता ही है, जिनका नाम इतना है। मेरा तो बहुत ही छोटा सा यूट्यूब चैनल है, ठीक है, छोटा सा कोचिंग सेंटर रन करता हूँ रेंट पे। तो नोविना जेल रिएक्शन, ज़ेरेविटनॉफ्स रिएक्शन, अल्कोहल का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करें ना तो एल्केन बनता है, उसे ज़ेरेविटनॉफ्स रिएक्शन बोलते हैं। टिस्चेंको रिएक्शन, मेंडियस रिडक्शन, बोरोडाइन हुज्जिकर रिएक्शन। जो ऐसे रिएक्शन हैं, ऐसे रिएक्शंस हैं जिनका नाम एनसीईआरटी में नहीं है, या जो रिएक्शन एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, कृपया करके उन्हें मत करिएगा। कॉन्सेप्चुअल पार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बोकैटायन, कार्बोनायन, रिएक्टिविटी, मैकेनिज्म, मिथाइल शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट, वो चीज़ें समझ आती हैं कि आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, वो कॉन्सेप्चुअल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। जो रिएक्शन बेस्ड कहानी है उसे आपको एनसीईआरटी के बाहर नहीं करना है, नहीं मतलब नहीं। आपका मन नहीं मानता है, एक एक एनसीईआरटी बैक, एक एक एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन, साथ में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लीजिए। मैं आपको सीरियसली बोल रहा हूँ, आप फुल्ली प्रिपेयर्ड हैं। और चलिए प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, आप 2024 और 2025 का पेपर निकाल लीजिए और उसमें से देख लीजिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्या क्वेश्चन आए, क्या वो एनसीईआरटी के बाहर थे या वो नहीं थे, बस इतना चेक कर लीजिए। मैं झूठ बोल रहा हूं तो साबित हो जाएगा, और क्या है। तो मसल पावर शो करने वाली जो कहानी चल रही है ना दुनिया में, वो बहुत गलत चल रही है। आइए और समझते हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। एक सबसे पेनफुल कहानी जो है ना, चलिए तो मैंने बताया मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में आप क्या करेंगे। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, अभी कन्वर्जन्स डिस्कस करूंगा। अब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स है, आपने अच्छे से याद कर लिया, आपके टीचर ने पैराग्राफ लिखवा दिया कसम से। जो ये होता है ना मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन फ्रॉम अल्कोहल, 1 घंटा यही चलता है, 1 घंटे का टॉपिक है ये पूरा, मजाक नहीं कर रहा मैं। पूरी 1 क्लास लग जाती है सिर्फ इसमें अल्कोहल वाले पार्ट में, है ना। पहले वो PCl3 PCl5 से कराएंगे, उसमें बोल देंगे भाई PCl3 के अंदर फॉस्फोरस और क्लोरीन के तीनों बॉन्ड इक्विवेलेंट हैं तो तीनों टूटेंगे। PCl5 में 2 एक्सियल बॉन्ड टूटते हैं, 3 नहीं टूटते, ये लॉजिक। SOCl2 बेस्ट मेथड क्यों है, क्योंकि बाय प्रोडक्ट गैसेज है। उसके बाद ये पकड़ते हैं कॉन्कैटसियन एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, लूकास टेस्ट। अब लूकास टेस्ट के अंदर कितनी चीजें, भाई जिंक क्लोराइड का क्या काम है बताओ, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल क्या है बताओ, मैकेनिज्म बताओ, कार्बोकैटायन अगर इंटरमीडिएट बन रहा है तो टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी होगा, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन क्या रहेगी अल्कोहल की, फिर HCl की जगह HI HBr HF लिया जाए तो क्या होगी रिएक्टिविटी, है ना। मतलब उसके बाद ये लूकास टेस्ट में कि टेस्ट कैसे कर रहा है ये, टर्शियरी अल्कोहल इमीडिएट टर्बिडिटी, सेकेंडरी अल्कोहल में 5 मिनट बाद टर्बिडिटी, है ना, और प्राइमरी में नो रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर। तो बच्चों मैं ये बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि मान लो अगर प्रिपरेशन आपको याद करनी है तो आप प्रिपरेशन के लिए शॉर्ट नोट्स बना लीजिए कि मैंने लिखा PCl5 PCl3 से बनता है, SOCl2 वाला बेस्ट मेथड है, मुझे इतना करके याद हो जा रहा है, मुझे याद है। अच्छा मुझे कहीं नहीं याद हो तो कोई बात नहीं, मैं रिएक्शन लिख लूंगा, कोई दिक्कत थोड़ा, कोई मना कर रहा है, कोई नहीं मना कर रहा। मैं अपने नोट्स हैं, मैं अपने हिसाब से बना सकता हूँ, मुझे इतनी चीज़ों से रिकॉल हो जाता है ना। रिएक्टिविटी मैंने लिखा HX से करा, उसमें लिखा HCl ZnCl2 से RCl बनता है, इसे लूकास टेस्ट बोलते हैं। टर्शियरी ज्यादा रिएक्टिव, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, इमीडिएट टर्बिडिटी आफ्टर 5 मिनट, नो रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है रिएक्शन में। HBr के लिए हम NaBr प्लस H2SO4 डालते हैं, In situ प्रिपेयर करते हैं, RBr बनता है। HI में Ki प्लस H3PO4 डालते हैं, H2SO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग यूनिट है, आयोडाइड को आयोडीन बना देता है, इसलिए इस्तेमाल नहीं करते, है ना। ये RI होता है बच्चों, है ना, गलती से लिख दिया, ये RI है, ठीक है ना बच्चों। तो जैसे अब आपने एल्कीन से बनाना है हेलो एल्कीन, तो 2 तरीके, एक सिमेट्रिकल एल्कीन भी होती है, उसमें BR लगा लेते हैं ज्यादातर, है ना। मार्कोवनिकोव एंटीसिमेट्रिकल है, एंटी मार्कोवनिकोव हो गया, है ना। फ्रॉम एल्कीन बनाना है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है, इसमें जो टर्शियरी हाइड्रोजनों को ज्यादा रिएक्टिव, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। फ्लोरीन बहुत वायलेंट है और आयोडीन बहुत स्लो है, तो दोनों को ही डायरेक्टली नहीं बनाया जा सकता, दोनों के लिए आप हेलोजन एक्सचेंज मेथड यूज करते हैं, स्वार्ट्ज फॉर फ्लोरिनेशन एंड फिंकलस्टीन फॉर आयोडीनेशन, है ना। एलाइलिक हेलोजनेशन के रिएजेंट NBS, N-ब्रोमोसक्सिनिमाइड, UV लाइट, हाई टेम्परेचर। तो बच्चों अगर आपको इतना याद करने से, अब देखिए पूरी की पूरी हेलोएल्केन्स की जो प्रिपरेशंस हैं वो मैं इस चार्ट से रिकॉल कर पा रहा हूं। मतलब मुझे रिएक्शन याद है, किसी को रिएक्शन नहीं याद, नहीं कोई बात नहीं, पीछे पेज पे रिएक्शन भी लिख लीजिए। पहले ये चार्ट, ये फ्लैश कार्ड हो गया आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स का। अगर आपको इससे याद आ रहा है रिएक्शन तो ठीक है, नहीं तो इसके पीछे आप रिएक्शंस भी लिख लीजिए भाई, आपको नहीं याद हो रहे तो, है ना। ये 5-6 पन्नों के जो नोट्स है ना बेटा, वो बहुत काम आते हैं। बहुत लोग जो बोल रहे हैं ना कि जितने ऑर्गेनिक के सारे रिएक्शन वो सारे एक पेज पे लिख लीजिए, भैया कभी याद नहीं होते। ह्यूमन ब्रेन इतने काम देख करके डर जाता है। मैं कभी नहीं कर पाया आज तक, जब मैंने 200 रिएक्शन एक साथ लिखे और मैंने कहा अब 200 के 200 याद करूंगा, मुझे नहीं लगता कि वो फिजिबल है। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। कई टॉपर लोगों ने करा तो भाई वो सुपर लर्निंग पावर होगी उनकी। एक एवरेज लर्निंग पावर वाले के लिए ऐसे लर्न करना तो फिजिबल नहीं है। अब ना जो मोस्ट फियर्ड टॉपिक है वो है ऑर्गेनिक की कन्वर्जन्स। अगर आप देखिए, अगर आप फर्स्ट टाइम ड्रॉप कर रहे हैं
या फिर आप क्लास 12 स्टडिंग है तो आप जानते होंगे कि ऑर्गेनिक की कन्वर्जन्स का पेन कितना फियर रहता है हमारे मन में, है ना। तो आप कैसे कर सकते हैं ऑर्गेनिक की कन्वर्जन? आप एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की कन्वर्जन उठाइए और फालतू बकवास कन्वर्जन आपको करने की जरूरत नहीं है। पूछना होगा वो उसमें से ही पूछ लेंगे, उससे बाहर पूछने के लिए उनको जरूरत नहीं है, बहुत है उनके पास माल पूछने के लिए, है ना। मैंने एग्जाम्पल लिया 5-10 कन्वर्जन्स का। लेट्स से हेलो एल्केन्स की कन्वर्जन है। अब देखिएगा एनसीईआरटी में आपको मिलेंगे, इसे बहुत ही, बट वही है कि एक लिमिट से ज्यादा कितनी बड़ी वीडियो बनाऊंगा। तो मान लीजिए कन्वर्जन है, प्रोपीन से आपको 1 ब्रोमो प्रोपेन बनाना है, बना लीजिए। कैसे बनाते हैं एल्कीन? तो आप जो रिएक्शन लिख रहे हैं जैसे करते हैं, आपको पता है प्रोपीन से 1 ब्रोमो प्रोपेन बनाना है तो HBr एंटी मार्कोनिकोव रूल लगाना है, बिल्कुल सही बात है। तो एक जनरलाइज 10 कन्वर्जन करने के बाद में ना आप उसको जनरल तरीके से लिख लीजिए कि अगर आपको एल्कीन से हेलो एल्केन बनाना है तो एक तरीका है HX डाल के मार्कोनिकोव रूल लगा लीजिए और एक HBr डाल के एंटी मार्कोनिकोव रूल डाल दीजिए। एंटी मार्कोनिकोव रूल सिर्फ HBr में लगता है ना। तो HBr डाल के, तो फर्स्ट पोजीशन पे Br चाहिए तो HBr एंटी मार्कोनिकोव रूल, सेकंड पोजीशन पे चाहिए तो मार्कोनिकोव रूल, है ना। अब एक चीज याद रखिए, रिवर्स ऑर्डर भी करिएगा, 90% केस में हालत खराब हो जाएगी आपकी। एल्कीन से हेलो एल्केन बनाइए तो वापस ना हेलो एल्केन से एल्कीन भी बना दीजिएगा, तो इससे ना आपके दिमाग में ना रिवर्स ऑर्डर की कन्वर्जन भी याद रहेगी। मतलब कहने का मतलब है कि आप कॉन्सेप्चुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कन्वर्जन्स करना सीख जाएंगे। मैंने बोला ना डबल एरो बनाया, इसका मतलब प्रोपीन से 1 ब्रोमो बनाइए, फिर 1 ब्रोमो से प्रोपीन दोबारा बनाना है तो हेलो एल्केन से एल्कीन दोबारा बनाना है तो एल्कोहलिक KOH डलता है। फिर प्रोपीन से 2 ब्रोमो बनाना है, HBr डाल के मार्कोनिकोव कर दीजिए। फिर 2 ब्रोमो से दोबारा प्रोपीन पे जाएंगे तो फिर एल्कोहलिक KOH डालना पड़ेगा, है ना बच्चों। 1 ब्रोमो से 2 ब्रोमो बनाना है, हेलोजन की पोजीशन बदलनी है तो क्या कर सकते हैं सोचिए। तो एक आपके पास 1 ब्रोमो था, हेलो एल्केन था ये वाला 1 ब्रोमो, उससे आपने एल्कीन बनाया। अब ऊपर 2 ब्रोमो चाहिए तो फिर से मार्कोनिकोव लगा के 2 पे लगा दिया। सिंपल है ना बच्चों। एनसीईआरटी कन्वर्जन, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड से टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्शरी से आइसो वापस, तो क्या करोगे आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड में एल्कोहलिक KOH डालोगे, एल्कीन बनेगा, बन जाएगा 2 मिथाइल प्रोपीन बन जाएगा। उसके बाद आपको जो अगला चाहिए उसके लिए HBr मार्कोनिकोव कर दीजिए। इससे उल्टा चाहिए तो फिर से एल्कोहलिक KOH करके HBr एंटी मार्कोनिकोव कर दीजिए। तो बच्चों कोशिश करिए कन्वर्जन्स के अंदर सीधी कन्वर्जन करने के बाद में जो क्वेश्चन में पूछा गया एनसीईआरटी में उसको वापस भी बना के देखिए, आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी, रिएजेंट्स याद हो जाएंगे। और कन्वर्जन्स जब आप कर लें एक चैप्टर की हेलो एल्केन्स में तो 30 कन्वर्जन है एनसीईआरटी के अंदर ही, मिला मिलू के 40-50 बन जाएंगी टोटल अगर उसकी मिला लेंगे तो एग्जाम्पलर वगैरह की। एवरेज तौर पे मैं मान लेता हूँ पूरी 12th के अंदर 100 कन्वर्जन है तो आप 10-10, 15-15 कन्वर्जन के 6 सेट बना लीजिए, 6 या 7 सेट, ठीक है 8 सेट बना लीजिए, 120 कन्वर्जन मान लेते। अब हर 15 कन्वर्जन के लिए आप इस तरीके का एक फ्लो चार्ट बना लीजिए कि भाई एल्कीन से हेलो एल्केन चाहिए तो ये तरीका है, हेलो एल्केन से दारू चाहिए, सेकंड पोजीशन पे OH चाहिए तो एक्वस KOH सीधे Cl की जगह OH आ जाएगा, फर्स्ट पोजीशन पे चाहिए तो ऐसे होगा। एल्कोहल से दोबारा हेलो एल्केन चाहिए SOCl2 डाल दीजिए, है ना। हेलो एल्केन में RX बोलते हैं, अगर आपको एक कार्बन आइटम बढ़ाना है तो KCN डाल दीजिए। CN से 3 चीजें बन जाती हैं, CN से देखिए हाइड्रोलिसिस पे एसिड बनता है, अमाइड बनता है, अमाइन बनता है। डबल करने हैं कार्बन आइटम, वुड्स रिएक्शन लगा दीजिए। एल्कीन में अगर आप एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन करते हैं तो एल्कीन से डायरेक्टली भी दारू बन सकता है, एक तरीका ये है, एक तरीका ये भी है दारू बनाने का। और एक है कि अगर आपको प्राइमरी अल्कोहल चाहिए तो आप B2H6 वाला रिएक्शन कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना बच्चों मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। 120 कन्वर्जन, 15-15 कन्वर्जन के 8 सेट बनाइए, पूरी कन्वर्जन का आंसर लिखिए A4 शीट पे, 15 कन्वर्जन एक A4 शीट पे आ जाएंगी। उसकी दूसरी साइड पे उसका जनरलाइज फॉर्म लिखिए, मैंने क्या बनाया, मैंने एल्कीन से हेलो एल्केन बनाया, हेलो एल्केन से फिर एल्कोहल बनाया। तो जरूरी नहीं है कि वहां पर प्रोपेन 1 ओल प्रोपेन 2 लिख रहे हैं, बस लिख दीजिए कि मैंने एल्कीन से एल्कोहल बनाया, एल्कोहल से एल्कीन वापस बनाने का क्या तरीका है। आप समझ गए होंगे बच्चों मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपसे। ये जो चीजें हैं ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए लार्ज नोट्स अच्छे से करने के बाद में आप स्मॉल छोटे छोटे नोट्स प्रिसाइज फॉर्म में एक A4 शीट पे काम काम की चीजें लिख करके अगर याद रखेंगे कॉन्सेप्ट, कन्वर्जन सीधा करने के बाद कन्वर्जन उल्टा भी करेंगे तो ये चीजें आपको मदद देंगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ रटने से फायदा नहीं होगा और कॉन्सेप्चुअल चीजें आप जहां मर्जी से पढ़ लीजिए, बट अगर फैक्ट बेस्ड चीजें आ जाए, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन आ जाए, या अगर हाइड्रोकार्बन के अंदर कोरे हाउस सिंथेसिस अगर एनसीईआरटी में नहीं है तो कोरे हाउस सिंथेसिस नीट में नहीं आएगा, आपको लिखवाने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो 20 साल से लेकिन टीचर पढ़ा रहा है वो उसकी हैबिट में है कोरे हाउस सिंथेसिस, तो वो लिखवाएंगे जरूर। देखिए एक और टॉपिक होता है ना बच्चों, चारों चैप्टर के अंदर डिस्टिंग्विश टेस्ट्स,
कि किन्हीं भी दो कंपाउंड्स में हम कौन से रिएजेंट के थ्रू डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। आप जानते हैं कि हर एक रिएक्शन को डिस्टिंग्विश टेस्ट की तरह यूज़ नहीं किया जा सकता। या तो कोई विजिबल चेंज आए, कोई कलर चेंज आए, या कोई गैस इवॉल्व हो, उस रिएक्शन को हम डिस्टिंग्विश टेस्ट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो अब देखिए हैक, देखिए कितना बढ़िया ऑर्गेनिक में डिस्टिंग्विश टेस्ट को लर्न करने का। आपको पूरा रिएक्शन याद करना है, आप पूरा रिएक्शन कर लीजिए, आपकी इच्छा है। अगर आपको पूरा रिएक्शन एक तरीके से याद है तो आप इस तरीके से हैक, एक फ्लैश कार्ड टाइप का हैक बना सकते हैं और आपके चारों चैप्टर के डिस्टिंग्विश टेस्ट 5 मिनट में रिवाइज हो जाते हैं। देखिए मैंने बनाया, जैसे कि हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स के अंदर जो टेस्ट है वो है सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट, है ना, AgNO3 टेस्ट। Cl - GCl का वाइट पीपीटी बनता है, AgBr का पेल येलो, AgI का येलो पीपीटी बनता है। हेलो एरीन ये वाला टेस्ट देते नहीं है क्योंकि हेलो एरीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते, पार्शियल डोलोन कैरेक्टर ऑफ कार्बन और हेलोजन बॉन्ड की वजह से, है ना। लुकास टेस्ट आ गया एल्कोहल्स का, आप जानते हैं टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। इमीडिएट टर्बिडिटी 5 मिनट, नो रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर। फिनॉल का भी 2 टेस्ट है, एल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर के अंदर। एक एक्वस Br2 246 ट्राइब्रोमोफिनॉल का वाइट पीपीटी बनता है, FeCl3 एक वायलेट कलर्ड कॉम्प्लेक्स बन जाता है। एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स में 2,4-DNP टेस्ट है। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ये टेस्ट देते हैं, तो एल्डिहाइड और कीटोन में डिस्टिंग्विश करने के लिए तो ये टेस्ट यूज नहीं हो सकता। एल्डिहाइड को एल्कोहल से, कीटोन को एल्कोहल से, एल्डिहाइड को किसी और से डिस्टिंग्विश करने के लिए हम यूज कर सकते हैं, है ना। टॉलरेंस टेस्ट कौन देता है? सारे एल्डिहाइड देते हैं। तो सारे एल्डिहाइड को अगर हमें किसी भी कीटोन से डिस्टिंग्विश करना है तो हम टॉलरेंस टेस्ट यूज करेंगे। एलिफैटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड्स में अगर हमें डिस्टिंग्विश करना है तो फेलिंग्स टेस्ट यूज करेंगे। फेलिंग्स टेस्ट सिर्फ एलिफैटिक एल्डिहाइड्स देते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स नहीं देते हैं, है ना। आयोडोफॉर्म टेस्ट में आपको मिथाइल कीटोन आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, या सेकेंडरी एल्कोहल जो इस फॉर्म का होता है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। यानी इथेनॉल जो है वो एक अकेला एल्डिहाइड है यहाँ पर जो आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा, है ना। अगर R ग्रुप H होगा तो COCH3 एंड में आ जाएगा ना, ये COCH3, नहीं तो नहीं आएगा। अगर बड़ा ग्रुप लगा देंगे आप तो नहीं देगा। मिथाइल कीटोन्स आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। इथेनॉल अकेला प्राइमरी अल्कोहल है दुनिया का, CH3CH2OH जो आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, अकेला प्राइमरी अल्कोहल है इथेनॉल जो आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है ना। इथेनॉल और प्रोपेन 1-ओल में डिस्टिंग्विश करना है, दोनों प्राइमरी अल्कोहल हैं, तो आप आयोडोफॉर्म टेस्ट लगाएंगे, इथेनॉल आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, है ना। सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट हो गया आपका, एल्डिहाइड कीटोन्स की प्यूरिफिकेशन के लिए यूज होता है, दोनों एल्डिहाइड कीटोन दोनों देते हैं टेस्ट। सोडियम बाइकार्बोनेट कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट है, ब्रिस्क एफरवेसेंस ऑफ CO2 गैस, है ना। देखिए आप, ये पहले चैप्टर में डिस्टिंग्विश टेस्ट, दूसरे चैप्टर के डिस्टिंग्विश टेस्ट, एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स के डिस्टिंग्विश टेस्ट 4, यहां तक से सब एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स के डिस्टिंग्विश टेस्ट। देख रहे हैं बच्चों आपको याद है, आप एक साइड पे A4 शीट पे रिएक्शन लिखेंगे, दूसरी साइड पे आप लिखेंगे कि इसका काम क्या था। चारों चैप्टर के डिस्टिंग्विश टेस्ट एक साथ कवर अप हो गए। आप पहले चैप्टर वाइज पढ़िए चारों चैप्टर्स, पांचों चैप्टर्स हाइड्रोकार्बन मिला लेते हैं। उसके बाद आप दोबारा से देखिए कि सारे मैकेनिज्म एक साथ, सारे चैप्टर्स के सारे नेम्ड रिएक्शंस एक साथ लिख लीजिए। प्रिपरेशंस, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी वाले सारे रिएक्शन, मतलब 200 के 200 रिएक्शन एक साथ नहीं लिखने, ज्यादा से ज्यादा नेम्ड रिएक्शंस एक साथ लिख लीजिए। प्रिपरेशंस को तो वहीं फ्लो चार्ट फॉर्म में जैसे कि मैंने आपको बताया इस वीडियो में वैसे लिख सकते हैं, है ना। जैसे अब आप देखिए अमाइंस है, तो अमाइंस के अंदर 2 टेस्ट आते हैं, टेस्ट फॉर फिनॉल, टेस्ट फॉर एनिलीन कपलिंग रिएक्शन, है ना। एक में बनता है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, एक में पैरा अमीनो एजोबेंजीन, एक में ऑरेंज डाई, एक में येलो डाई। हिंसबर्ग टेस्ट जबरदस्त टेस्ट है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तीनों अमाइन में डिस्टिंग्विश कर देता है। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन ऑफेंसिव स्मेलिंग कंपाउंड बनता है, आइसोसाइनाइड टेस्ट बनते, सारी प्राइमरी अमाइंस ये टेस्ट देती हैं, खत्म बात, है ना। NaNO2 + HCl या नाइट्रस एसिड टेस्ट बोलते हैं, ये सिर्फ एलिफैटिक प्राइमरी अमाइन का टेस्ट है। अगर आपको एनिलीन को डिस्टिंग्विश करना है मिथाइल अमाइन से तो आप ये वाला टेस्ट यूज कर सकते हैं। अल्काइल डायजोनियम सॉल्ट स्टेबल नहीं होता तो वो डिकम्पोज होकर के नाइट्रोजन गैस के ब्रिस्क एफरवेसेंस देता है, N2 गैस इवॉल्व होती है। आपने देखा बच्चों कि मैंने आपको ऑर्गेनिक के छोटे छोटे हैक्स बताए कि कन्वर्जन कर रहे हैं तो आगे जाके पीछे भी करके देखिए, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। दूसरा, अगर आप केमिकल प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं तो एक पूरे पेज पे केमिकल प्रॉपर्टी लिख लीजिए, अच्छे से याद होने के बाद। नहीं याद है तो पीछे की तरफ रिएक्शन भी लिख लीजिए। छोटी छोटी चैप्टर को 6 पेज, 4 पेज, 8 पेज में आप पूरा बना लीजिए, डिटेल नोट्स को शॉर्ट नोट्स में। ऑर्गेनिक लंबे समय तक याद रहेगी, रिएक्शन याद रहता है, ऐसी बात नहीं है कि हमें याद नहीं रहता, बट वो कहाँ पढ़ा था, कहाँ पे था, वो याद नहीं रहता, धीरे धीरे चीज़ें मिस हो जाती हैं बीच की। ठीक है बच्चों, एनीवेज ऑल द वेरी बेस्ट for your NEET exam.